दोस्तों आप चाहते हैं कि सर हमें हिस्ट्री की तरह सारे सब्जेक्ट में हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए जो हमारे एग्जाम में हूबहू आए। तो मेरे दोस्तों लेट ना करें, अभी जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स का जो कोर्स है दोस्तों वो आपको यहां पे दिख जाएंगे। अब हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स को जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपका जो सातों पेपर है यानी मेजर पेपर हो गया, एसी पेपर हो गया, एमडीसी पेपर, बीएससी पेपर, सेक पेपर या दोस्तों सोशल अवेयरनेस, सारे पेपर का दोस्तों आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे एंड एवरीडे आप लोगों को दोस्तों लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे लाडला, अगर आपको लगता है सर कि कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर आपका दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार का अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का कोई अगर दिक्कत होगी तो मैं नंबर आप लोगों को दोस्तों प्रोवाइड कर रहा हूं। इस नंबर पे आप लोग हमसे डायरेक्टली दोस्तों कांटेक्ट करके हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। 9798453896। मेरे लाडला, मैंने इससे पहले आप लोगों को हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 1 घंटा 36 मिनट का मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे तो मेरे दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के फाइनली बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सर मुझे संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी करना बचे हुए समय में, तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी और डाउट रह गई है तो इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल करके डायरेक्टली हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, सच बताऊं ये पिछले कई सालों से लगातार ये प्रश्न को पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें और आपको चाहिए मेरे भाई क्या कि इस प्रश्न को कंप्लीटली मेरे दोस्तों हम लोगों को देखना है। तो आइए दोस्तों बिना देर की हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। वो है आपका क्या, कुषाण वंश। जैसे भाई मैंने आप लोगों को मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना होगा क्या, कुषाण वंश। याद रखिएगा क्या पढ़ना है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर कुषाण वंश के उदय एवं उपलब्धियां का वर्णन करें। यारी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो हमारा कुषाण वंश है इसके बारे में मेरे दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, वर्णन करने के लिए कह रहा है। आप लोगों ने गुप्त साम्राज्य का नाम सुने होंगे, पल्लव साम्राज्य का नाम सुने होंगे, या पल्लव वंश का नाम सुने होंगे, या मेरे भाई आप लोगों ने मौर्य साम्राज्य का नाम सुने होंगे, नंद वंश का नाम सुने होंगे। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों का क्या, तो बताएंगे सर कुषाण वंश। ठीक है, तो कुषाण वंश एवं कनिष्क के उपलब्धियां, यानी आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो कनिष्क है, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारा जो कनिष्क है वो कौन से वंश से संबंधित है, तो बताएंगे सर कनिष्क हमारा कौन है, कनिष्क और कौन है कुषाण वंश। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरे भाई क्या, भूमिका। कुषाण वंश के बारे में दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं तो आपका क्या है भाई, भूमिका। भूमिका क्या कहता है भाई, गौर से देखेंगे समझेंगे मजा आएगा। कुषाण वंश में आपको थोड़ा सा आप लोगों को दोस्तों ओवरव्यू देना चाहता हूं कि जो कुषाण वंश है ये हमारा मध्य एशिया से हमारा भारत आए थे। कहां से मेरे भाई, तो बताएंगे सर कुषाण वंश जो थे ये हमारा मध्य भारत से एशिया आए थे। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, या दोस्तों हम बात करें मेरे दोस्तों मध्य एशिया, ये सारे इलाके से हमारा कुषाण वंश भारत आए थे। ठीक है, चलिए सर, तो कुषाण वंश भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव पूरे मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक विस्तृत है। मतलब कुषाण वंश ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद, जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य के बाद बहुत सारे हमारा वंश आए या बहुत सारे हमारा साम्राज्य का विस्तार हुई। बट मेरे दोस्तों बताया जाता है कि किस कुषाण वंश का जितना ज्यादा विस्तार हुई है ना, किसी भी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। किसके बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद। स्टोरी को समझिए, अरे वो मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को कौटिल्य की मदद से परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखा था। उसी मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद मेरे दोस्तों हमारा बहुत सारे वंश आते हैं, उनमें से सबसे शक्तिशाली अगर वंश कोई था तो हमारा नंद वंश था, सॉरी भाई कुषाण वंश थी। ठीक है, तो कुषाण वंश भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव पूरे मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक विस्तृत था। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में कई शक्तियों का उदय हुआ। ऐसा माना जाता है
कि हमारे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गई, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुत सारे वंश आए। उत्तर भारत जैसे मेरे दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इन सब इलाके में बहुत सारे हमारा वंश आई। लेकिन उन सारे वंश में अगर सबसे कोई शक्तिशाली था तो हमारा कुषाण वंश। ओके, वेरी गुड सर। इन्हीं में एक कुषाण थे जो मध्य एशिया से भारत आए थे, और दोस्तों कुषाण वंश विदेशी थे। क्या बोलेंगे सर? कुषाण वंश जो थे मेरे भाई पूरी तरह से क्या था भाई? तो बोलेंगे सर ये हमारा विदेशी था। कुषाण वंश क्या था भाई? तो बोलेंगे सर हमारा पूरी तरह से विदेशी था। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, तिर्गिस्तान, किर्गिस्तान से हमारे देश आए थे भाई। हमारा कुषाण वंश की स्थापना किया था मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। कहां पे? उत्तर भारत में। ठीक है, चलिए सर अब थोड़ा सा हम लोग कुषाण वंश का मेरे दोस्तों इतिहास को जान लेते हैं कि आखिरकार कुषाण वंश का हिस्ट्रिकल क्या चीज रहा भाई। कुषाण वंश का हिस्टोरिकल चीजें क्या है सर? आखिर इतना देशों से अगर हमारे भारत आया है तो इनका हिस्ट्री कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ लॉजिक रहा होगा, तभी तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्गिस्तान, मध्य एशिया से उठ करके हमारे देश आया होगा। आइए बात करते हैं। कुषाण मूल रूप से चीनी तिर्गिस्तान के रहने वाले थे। अगर हम बात करें, जैसे दोस्तों एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे ऐसे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, बट मेरे दोस्तों आपका घर कहीं और है और आप रह रहे हैं कहीं और, तो आपका वास्तविक अगर घर पूछा जाएगा तो कहां बताएंगे? जहां पे आपका जन्म हुआ है वही आपका वास्तविक घर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, जहां मेरा जन्म हुई है, जहां हमारा जन्मभूमि है वही हमारा वास्तविक घर है। इसी तरह से हमारे देश में जो कुषाण वंश थे वो मध्य एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान से तो जरूर आए थे। लेकिन दोस्तों कुषाण वंश की अगर हम बात करें, लेकिन मेरे भाई क्या थे भाई? कुषाण वंश की अगर हम लोग बात करें तो कुषाण वंश के बारे में अगर बात करें दोस्तों, ये तुर्गिस्तान, चीनी तुर्गिस्तान के रहने वाले थे। कहां के? चीनी तुर्गिस्तान के। इनके ऊपर यहाँ की आदिम जनजाति उन्होंने जब हमला किया तो वे अपने मातृभूमि को छोड़कर यहां से भागे और 5 भागों में बट गए। बाबू रे, अब थोड़ा सा कुषाण वंश का हिस्ट्री सुन लीजिए, थोड़ा सा कुषाण वंश का हिस्ट्री सुन लीजिए कि ये अलग अलग देशों में तो जरूर था, बट मेरे दोस्तों ये मूल रूप से कुषाण वंश कहां के निवासी थे? तो बताएंगे सर हमारा चीनी तुर्किस्तान के। कहां के? तो बोलेंगे सर चीनी तुर्किस्तान। इनके ऊपर यहाँ की आदिम जनजाति, किनके ऊपर? अरे तिर्गिस्तान के ऊपर, याद रखिएगा किनके ऊपर? तो तुर्किस्तान के ऊपर आदिम जनजाति उन्होंने, किसने? उन्होंने दोस्तों हमला किया। तुर्किस्तान में दोस्तों आदिम जनजाति रहा करते थे। आदिम जनजाति कौन? जो जंगलों पे रह करके जंगली चीजों का खान पान करके अपना जीवन यापन का गुजारा बसारा करते थे, उसे आदिम जनजाति कहते थे। उसी आदिम जनजाति जो तुर्किस्तान में रहते थे, उसी आदिम जनजाति पर उन्होंने कर दिया आक्रमण। किसने किया आक्रमण? उन्होंने पूरी तरह से कर दिया आक्रमण। हमला किया तो वे अपने मातृभूमि को छोड़कर, अब जो हमारे जो जनजाति थे, जो हमारा आदिम जनजाति थे, वो अपने मातृभूमि हमारा तिर्गिस्तान को छोड़ करके 5 भागों में बट गया। अपने जान को बचाने की वजह से वो अलग अलग दोस्तों जगह पे छितर बितर हो गया। अगर हमारे ही गांव पे हमला कर दिया जाए तो हम लोग भी छितर बितर हो जाएंगे, है या नहीं? वैसा ही हुआ था दोस्तों। तुर्किस्तान के जो आदिम जनजाति के लोग थे, जब उन्होंने उस पर आकर के आक्रमण कर दिया तो पूरी तरह से छितर बितर हो गए। ऐसा प्रमाण मिलता है कि वो लोग 5 भागों में बट गए थे भाई। ठीक है, उनके 5 शाखाओं में से एक शाखा कुरहांस अथवा कुषाण था। उन 5 शाखा में से उन 5 भागों में जो टूट कर उन्होंने बट गया, 5 भागों में दोस्तों जो बट गया था उन्होंने के आक्रमण के बाद, तो उनमें से एक हमारा था दोस्तों कुषाण वंश। क्या था भाई? तो बोलेंगे सर कुषाण, जिससे हम लोग पहले कुरहाशन कहते थे और बाद में जाकर कुषाण कहने लगे। बाद में कुषाणों के सरदार ने चारों शाखाओं पर विजय प्राप्त कर ली और अपने साम्राज्य विस्तार में वे लग गए। अब ये पूरी जनजाति कुषाण कहलाने लगे। अब क्या हुआ भाई कि जो छितर बितर हो गए, वो सारे लोगों को ढूंढने की प्रयास किया। प्रयास करने के बाद दोस्तों उन सारे लोगों के जितना भी मिला हाँ ना, उन सब लोगों को इकट्ठा किए और दोस्तों कुषाण वंश की नींव रख दिया।
क्या कर दिया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर कुषाण वंश की पूरी तरह से नींव रख दिया। उन्हीं में से एक का मुखिया था मेरे दोस्तों कुलू। याद रखिए, ये नाम भूलिएगा नहीं भाई। आप अपने दिल में किसी को बसा के रखे तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन दोस्तों इसे आप मत भूलिएगा भाई, ठीक है? इसे आप क्या करें मेरे दोस्तों, इसे आप ना भूलें, ठीक है? कहता है कि उन्हीं में से एक का मुखिया, अब कुषाण वंश का एक मुखिया था, जिस मुखिया का नाम था क्या? कुजुलक डाफिसिस। क्या बोले सर? कुजुलक डाफिसिस था। ये था हमारा कुषाण वंश का मुखिया, जिसने कुषाण वंश की स्थापना किया। कभी पूछा जाएगा कि आखिरकार कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो बताएंगे सर कुषाण वंश के जो हमारे संस्थापक है, VBU यूनिवर्सिटी, ठीक है? कुषाण वंश के जो हमारा संस्थापक है वो आपका होगा कौन? कुजुलक डाफिस, ठीक है, जिसने कुषाण वंश की स्थापना की। इन्हें यूची या तोचेरियन यानी तोखारी भी कहा जाता है। अब जो हमारा ये व्यक्ति है भाई, ये व्यक्ति का नाम अलग अलग भाई, कोई तोखारी बोलते हैं तो कोई यूची बोलते हैं। उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमाओं पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। और ये जो कुषाण वंश थे, ये कुषाण वंश दोस्तों पहले बॉर्डर पर रहा करते थे। मतलब अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से रहा करते थे कहाँ पे भाई? तो बताएंगे सर चीन के सीमाओं पर रहा करते थे। कहाँ पे? चीन के बॉर्डर लाइन पे ये लोग रहा करते थे। जैसे हम बोल सकते भाई तुर्कमेनिस्तान। क्या बोलेंगे सर? तुर्कमेनिस्तान। कहाँ पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर चीन। मैं आपको बताता हूँ, चीन तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल मेरे दोस्तों एकदम श्रीनगर के ऊपर में। आप अगर भारत के मैप देखेंगे ना भाई, तो मेरे दोस्तों एकदम श्रीनगर के ऊपर में आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखेंगे तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारा वह है क्या, ठीक है? एक सेकंड रुक जाए भाई, एक सेकंड रुक जाए मेरे भाई, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं भाई कि आखिर हमारा है क्या, ठीक है? आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन जगह पे दोस्तों ये लोग निवास करते थे। आप इजीली से देखकर दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये लोग कहाँ पे निवास करते थे भाई, ठीक है? दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। पूरे डिटेल्स में जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। जब आप पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या होगा भाई, कोई ना कोई चीज आपको याद आने लगेंगे। देखिए भाई, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड के मैप में आपको भारत नजर आ रहा है भाई? कहीं आपको वर्ल्ड मैप में भारत कहीं नजर आ रहा है? बोलिए भाई। अगर भारत कहीं और बड़ा नहीं होगा भाई, जितना बड़ा होता हो गया। भारत नजर आ रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सर मुझे भारत बिल्कुल नजर आ रहा है। मैं बोलूंगा कि आखिर कौन जगह में आपको भारत नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये इलाके जो देख रहे हैं ना सर, ये हमारा प्यारा सा सर क्या है भाई? तो भारत है, ठीक है भाई? आप मेरे भाई भारत के बगल में ही हमारा कौन होगा? चीन। आप तो अच्छी तरह से पता होगा कि सर भारत के बगल में ही हमारा कौन आता है भाई? चाइना आता है। आप खुद देखिए मेरे दोस्तों चाइना कहाँ पे लटका हुआ है, तो बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा इलाका क्या भाई? चाइना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये पूरा का पूरा इलाका क्या है सर? चाइना। यहाँ पे देखिए मेरे भाई क्या बोल रहे हैं? तुर्कमेनिस्तान। देखिए मेरे भाई ये चाइना है, चाइना। जो मैं आसमानी कलर का जो लिख रहा हूँ चाइना का बॉर्डर है, और देखिए दोस्तों हमारा तुर्कमेनिस्तान, ये हमारा बॉर्डर है मेरे दोस्तों। क्या बोलेंगे सर? ये हमारा तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर है। तो इस जगह पे दोस्तों ये लोग रहा करते थे, ये इस जगह पे रहा करते थे। कहाँ पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ये लोग जो है इस जगह पे रहा करते थे, इस जगह पे। मतलब एकदम दोस्तों बॉर्डर लाइन पे। क्या बोलेंगे सर? एकदम हमारा बॉर्डर लाइन पे ये लोग रहा करते थे। कौन? तो बताएंगे सर कुषाण वंश के सारे लोग एकदम बॉर्डर लाइन पे रहा करते थे। कहाँ पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर एकदम, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे रहा करते थे, ठीक है भाई? चलिए सर अब बात करें दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? तो ये हमारा कहां पे रहा करते थे? चीन के बिल्कुल मेरे दोस्तों हमारा तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे। कुषाण वंश का शासन लगभग हमारा 30 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक चला। 30 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक चला। ऐसा बताया जाता है कि लगभग मेरे दोस्तों 300 साढ़े 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किए। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल काडाफिस ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो क्या बोलेंगे सर? कुजुलोडाफिस। क्या बोलेंगे सर? कुजुलोडाफिस इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आप लोगों को यहां तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? मैं उम्मीद करूं दोस्तों कि कुषाण वंश के बारे में जो मैंने आप लोगों को भूमिका बताया हूं, कुषाण वंश के बारे में जो मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल दिया हूं, इतिहास बताया हूं कि आखिर वो कहां से आए थे और कैसे निवास किए, कैसे दोस्तों वो छितर बितर हो गए, और साथ ही साथ दोस्तों वो कितने भागों बट गए, बटने के बाद कौन सा वंश थे हमारा कुषाण वंश, ये भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करवाया। VBU, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते मेरे भाई। क्या है? कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों यही बात कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया।
ठीक है, समझ गए? नहीं समझ गए ना? अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, सॉरी, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। क्या मेरे दोस्तों आपको लगता है कि हमारा मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था? बिल्कुल नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा जो बिंदुसार आया, बिंदुसार का भी बोलबाला नहीं चला, लेकिन अशोक शक्तिशाली शासक था। ऐसा ही दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक भले कुजुलल डफिस थे, बट मेरे दोस्तों सबसे महान शासक अगर कोई था कुषाण वंश का, ठीक है, तो बताएंगे सर वो होगा हमारा क्या? तो बताएंगे सर कनिष्क। याद रखिएगा, कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन थे भाई? तो बोलेंगे सर कनिष्क। कनिष्क ने 127 ईस्वी से लेकर के 151 ईस्वी तक क्या किया भाई? शासन किया। कितना से कितना? 127 ईस्वी से लेकर के 151 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया कुषाण वंश में। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। पुरुषपुर का नाम आज पेशावर है जो पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, कनिष्क ने अपना राजधानी कहां बनाया था भाई? तो बोलेंगे सर पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर आज वर्तमान समय में कहां मेरे भाई? तो बोलेंगे सर पेशावर में। और पेशावर कहां स्थित है? तो बोलेंगे सर पाकिस्तान में। यानी पहला दोस्तों जो हमारा राजधानी हुआ करता था कुषाण वंश का, वो पाकिस्तान में हुआ। आज हमारा वर्तमान में पाकिस्तान है ना, पहले वो भारत ही हुआ करता था। ठीक है भाई, पहले हमारा क्या था भाई? तो बोलेंगे सर भारत ही हुआ करती थी। समझ गए भाई? वेरी गुड सर। कुषाण साम्राज्य का विस्तार वर्तमान ताजिकिस्तान, आज अगर वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग बात कर ले कि कुषाण साम्राज्य आखिर कहां तक फैला हुआ है, कुषाण साम्राज्य जो है वो आखिरकार हमारा कहां तक फैला हुआ है, तो मेरे दोस्तों आप देखेंगे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूर्वी ईरान, उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है। आप यहाँ पे इजीली से देख सकते हैं मेरे दोस्तों कहां से कहां फैला हुआ है। देखिए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजबकिस्तान है ना, और ईरान का ये पार्ट दोस्तों हमारे फैला हुआ है, और हमारा ताजिकिस्तान, इन सब इलाके में दोस्तों हमारे क्या है भाई? तो बताएंगे सर कुषाण वंश हमारा पूरी तरह से फैला भाई। ये सारे इलाके में क्या है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर कुषाण वंश हमारा पूरी तरह से यहाँ पे क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथी शताब्दी के मध्य में कुषाण साम्राज्य गुप्त साम्राज्य का अधीन हो गया। आप चौथी शताब्दी आते आते हमारा चौथी शताब्दी आते आते दोस्तों जो हमारा कुषाण वंश थे वो गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए। मतलब अपने आप को समर्पित नहीं किए, बट वो उसके अधीन हो गए। मतलब गुप्त साम्राज्य अब जो कहेंगे वो उनको मानना पड़ेगा। किनको? हमारा कुषाण वंश को। ठीक है, कुषाण वंश के शासक के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कुषाण वंश के शासक क्या है भाई। ठीक है, गौर से सुनेंगे। कुषाण वंश के शासक की बात करें, पहला हमारा कौन आया भाई? तो बोलेंगे सर कुजुल डफिस। कुषाण वंश के पहला अगर शासक जिन्होंने हमारे स्थापना किया था कुषाण वंश का, उनका नाम क्या था भाई? तो बोलेंगे सर कुजुल डफिस। कुजुल डफिस ने साम्राज्य विस्तार, यहाँ पे विस्तार लिखा हुआ है, ठीक है, विस्तार, साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत की ओर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब कहा देखो भाई इतना छोटा साम्राज्य को लेकर हम नहीं रह सकते, तो उन्होंने कुजुल डफिस ने अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए भारत में हमला करने का प्लानिंग बना लिया कि मुझे भारत में हमला करना है और हमला करने के बाद उस इलाके को हमें कब्जा कर लेना है। इस प्रकार हमारा जो साम्राज्य है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई। यह कुषाण वंश का पहला शासक था। याद रखिए, हाला नहीं, पहला। कुषाण वंश का क्या मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ये हमारा पहला शासक था। कुषाण वंश के ये कौन थे भाई? तो पहला शासक था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया ये सोचकर कि हम अपने साम्राज्य को बड़ा करें, बट मेरे दोस्तों वो अपने साम्राज्य को बड़ा नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए सर अब आते दोस्तों दूसरा शासक की बात करें, तो दूसरा शासक था हमारा बिमक टफिस। क्या बोलेंगे सर? आते दोस्तों बिमक टफिस। इसके मृत्यु के पश्चात बिमक टफिस गद्दी पर बैठा, जिसने भारतीय राज्य क्षेत्र तक्षशिला पंजाब पर विजय प्राप्त करके पेशावर यानी फिरोजपुर जो आज पाकिस्तान में है को अपने राजधानी बनाया। साथ ही यूनानी सिक्कों पर अपना नाम उत्कीर्ण करवाया और उन सिक्कों पर शिव, नंदी और कार्तिकेय, गणेश आदि के चित्रण अंकित किए, जिस कारण इतिहासकारों का मानना है कि बिमक टफिस शैव धर्म के मानने वाले थे। आप जैसे दोस्तों हमारा कुजुल डफिस इस दुनिया से चल बसते हैं, तो इतने बड़े साम्राज्य को कोई ना कोई तो दोस्तों अपनाएंगे,
कोई ना कोई दोस्तों इस साम्राज्य को संभालेंगे। तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका नाम था क्या, बीमक टफिस। अब बीमक टफिस जैसे ही दोस्तों हमारा साम्राज्य में बना, गद्दी पर बैठा, उसने भारतीय राज्य क्षेत्र तक्षशिला पंजाब विजय प्राप्त के करके उन्हें तक्षशिला, जो दोस्तों आप सभी को पता है तक्षशिला पाकिस्तान चला गया, तक्षशिला और पंजाब में उन्होंने हमला किया। तक्षशिला और पंजाब में हमला करने के बाद उस इलाके को उन्होंने दोस्तों जीत लिया बीमक टफिस ने, और उसे दोस्तों अपने साम्राज्य में मिला लिए, और उन्होंने इस प्रकार अपना राजधानी फिरोजपुर बनाया। कहां पे, फिरोजपुर, जो आज पेशावर में स्थित है। और पेशावर कहां है, तो बोलेंगे सर पेशावर आज हमारा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार पता चलता है मेरे भाई कि उन्होंने सिक्का अपनाया और अपना नाम भी उत्कीर्ण करवाया। उन्होंने यूनानी सिक्का भी बनाया, उन्होंने यूनानी सिक्का भी लाया, और उस यूनानी सिक्का में दोस्तों उन्होंने क्या किया भाई, तो अपना नाम भी दर्ज किया, और उस सिक्कों पर शिव, नंदी और कार्तिकेय, गणेश जैसे चित्र अंकित किए। इससे बहुत सारे इतिहासकारों का ये पता चलता है कि हमारा जो बीमक टफिस थे, ये बीमक टफिस शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन थे भाई, तो बीमक टफिस कौन थे भाई, तो बोलेंगे सर शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को मानने वाले थे, तो बताएंगे सर बीमक टफिस हमारा शैव धर्म को मानने वाले थे। आई होप मेरे दोस्तों कि आप सभी को अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझ में आ गया होगा। बताइए मेरे भाई, क्या समझ में आ गया भाई। अब इसका तीसरा शासक आता है कनिष्क। क्या बोल रहा भाई, इसका तीसरा नंबर वाला आता है कनिष्क, जो हमारा कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और कुषाण वंश का अगर हम लोग बात करें वास्तविक संस्थापक, आपसे पूछा जाएगा कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप मेरे दोस्तों कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बता सकते हैं हमारा क्या, तो बोलेंगे सर कनिष्क। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना जाता है भाई। ऐसा बताया जाता है कि कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक शासक है कौन, तो बताएंगे सर हमारा कनिष्क। ठीक है, इसके शासन काल में कला, आर्टिस्ट, धर्म, रिलीजियस, साहित्य, लिटरेचर, व्यापार, ट्रेडिंग, वन्यजीव मतलब व्यापार की काफी उन्नति हुई थी। आप ये शक्तिशाली शासक कैसे बन सकता है, जब दोस्तों इनके पास सेना होगी, जब इनके पास मेरे दोस्तों संपूर्ण अगर हम बात करें तो कला होगा, धर्म होगी, व्यापार होगा, तभी ना व्यापार के माध्यम से अपने जगह के सामान को बेच करके अन्य जगह के सामान को खरीद सके, या पैसा प्राप्त करके अपने सैनिकों को मदद कर सके। इस प्रकार दोस्तों हमारा कुषाण वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे हमारा कनिष्क, इसके शासन काल के दौरान बहुत ही ज्यादा दोस्तों धर्म में विकास हुआ। साथ ही साथ जो हमारा था कला, साहित्य, व्यापार, संस्कृति, इन क्षेत्रों में भूतपूर्व विकास हुआ। मतलब ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले दो और शासक हुआ था, उन दोनों शासक ने मिलकर जितना काम नहीं किए उतना काम हमारा कनिष्क ने अकेले कर दिया। इन सब कारणों की वजह से कनिष्क को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब कुषाण वंश के जो हमारे उपलब्धियां थी भाई, गौर करेंगे हमारा जो उपलब्धियां है भाई, कुषाण वंश यानी कनिष्क की उपलब्धियां क्या थी। कनिष्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण का किसी का नाम के आगे दोस्तों महान आदमी नहीं लगाया जा सकता है ना। तो देखिए कनिष्क ने युद्ध, धर्म, कला, प्रशासन आदि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की, जिनका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे पहला, चीन से उन्होंने युद्ध कर दिया। कनिष्क ने क्या कर दिया मेरा भाई, पूरी तरह से चीन पर हमला कर दिया। चीन के बॉर्डर में हमारा जन्म हुआ है कुषाण वंश का, और चीन में ही दोस्तों जाकर के उन्होंने क्या कर दिया, हमलावार कर दिए। कनिष्क द्वारा चीन विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। कनिष्क के पूर्वज चीन को वास्तविक कर देते थे। अब क्या हुआ, गौर से सुनिएगा। कहता है कनिष्क ने जहां जहां भी हमला किया है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, उन सब हमलावार में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विजय रहा तो हमारा चीन का विजय था। क्योंकि चीन का विजय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कनिष्क के पूर्वजों ने, यानी कनिष्क के बाप, कनिष्क के दादाजी, कनिष्क के परदादाजी ने चीन को टैक्स देते थे। चीन को क्या देते थे भाई, वार्षिक टैक्स देते थे। अब इस वार्षिक टैक्स पीढ़ी दर पीढ़ी देते चले आ रहे थे। कनिष्क से बर्दाश्त नहीं हुआ और कनिष्क जाकर के पूरी तरह से दोस्तों क्या करते हैं, हमला कर देते। कहां पे, चीन पे।
बोलते हैं मेरे बाप से टैक्स लिया, मेरे दादाजी से टैक्स लिया, मैं भी टैक्स दूं क्या? नहीं देंगे, हमला कर दिया। ठीक है, कनिष्क ने यह कर देने से इनकार कर दिया, फलस्वरूप दोनों में युद्ध हुआ। अब कहा हम नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। इतना में ही क्या हो जाता है, हमारा कनिष्क और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है। याद रखिए, कनिष्क और चीन के बीच में क्या हो जाता है मेरे भाई, युद्ध हो जाती है। चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया। चीनी सेनापति, अब एक देश के सामने आप अकेले लड़ रहे हैं, तो मेरे दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप पराजित ही हो जाएंगे, आप हार जाएंगे, आप कतई जीत नहीं सकते मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आप अकेले हैं और वो देश इतना बड़ा एक साथ है। तो चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया। यह प्रसिद्ध सेनापति पान चाओ था, परंतु पान चाओ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने पुनः चीन पर आक्रमण कर दिया। मेरे दोस्तों क्या हुआ कि कनिष्क एक टाइम जब फर्स्ट टाइम जब उन्होंने हमला किया चीन पर, तो वहां के एक सेनापति था, खतरनाक सेनापति, जिसका नाम था क्या, तो बताएंगे सर, पान चाओ। अब पान चाओ के नेतृत्व में दोस्तों चीन ने तो कनिष्क को हरा दिए, बट जैसे पान चाओ की मृत्यु होता है ना, कनिष्क ने फिर से हमला करता है चीन पर। कनिष्क जो है फिर से हमला कर देते हैं किस पर, चीन पर। और हमला करने के बाद इस हमला में कनिष्क पूरी तरह से जीत जाते हैं। ठीक है, चीन के ऊपर आक्रमण किया और चीन पर विजय प्राप्त की। और दोस्तों दूसरी बात जब उन्होंने चीन पर आक्रमण किया, तो दूसरी बात दोस्तों उन्होंने पूरी तरह से जीत हासिल कर लिया। क्या बोलेंगे सर, दूसरी तरह से पूरी तरह से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया, ये आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कनिष्क को चीन ने जब पहली बार हमला किया तो क्या हुआ, दूसरी बार हमला किया तो क्या हुआ, कैसे विजय प्राप्त किया, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा पॉइंट पाते हैं दोस्तों, कला का विकास। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बहुत सारे कुषाण वंश में बहुत सारे शासक आए, बट हमारे कनिष्क के शासन काल में जो विकास हुई हमारा कला के क्षेत्र में, कला मतलब आर्टिस्ट के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, आज तक कोई नहीं कर पाया मेरे भाई, आज तक जो है कोई भी नहीं कर पाए। जैसे कनिष्क एक महान निर्मात्री था भाई, क्या बोलेंगे सर, कनिष्क क्या था भाई, तो बोलेंगे सर एक हमारा महान निर्मात्री था, है ना, निर्मात्री भी था, उसने अनेक नगरों की स्थापना की। अब जो हमारा दोस्तों जो हमारा कनिष्क थे, उन्होंने बहुत सारे नगरों की क्या क्या स्थापना किया। कनिष्क क्या करते भाई कि बहुत सारे नगरों की क्या कर देते हैं भाई, तो बोलेंगे सर स्थापना कर देते हैं। ठीक है, उसके शासन काल में अनेक प्रसिद्ध नगर बने थे। अब हमारा कनिष्क के शासन काल में उन्होंने बहुत सारे नगरों का निर्माण करवाए, और ऐसा वैसा नगर नहीं भाई, एक प्रसिद्ध नगर, वैसा वैसा नगर नहीं भाई, एक प्रसिद्ध नगर। ठीक है, इन नगरों में सुंदर मूर्तियां एवं कलाकृति स्थापित की गई। इन जहां जहां दोस्तों नगरों की स्थापना किया गया था कनिष्क के द्वारा, वहां वहां पे दोस्तों उन्होंने मूर्तियां भी बनाए, और वैसा वैसा मूर्तियां नहीं, ऐसा मूर्ति बनाए गए थे कि कोई भी विदेशी वाले अगर देखते थे तो देख के दोस्तों खड़े रह जाते थे। इस प्रकार वो मूर्तियां बनाए करते थे। समझ गए मेरे भाई? आई होप मेरे दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा भाई। अब आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पे, साहित्य का विकास। क्या बोलेंगे सर, तो बोलेंगे सर साहित्य, लिटरेचर का विकास कैसे हुआ। कनिष्क के शासनकाल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। ऐसा माना जाता है कि जब कनिष्क साम्राज्य में आया, कनिष्क का जब शासनकाल शुरू हुई कुषाण वंश में, तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। बहुत सारे ग्रंथों की क्या हुआ, रचना हुआ। एक ग्रंथ में ऐसा भी लिखा गया है कि भारत में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो भारत की जड़ी बूटी से ठीक ना हो। अब कनिष्क के शासनकाल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। उनमें से एक ग्रंथ में एक बात लिखा हुआ था कि भारत में कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं है जिस जड़ी बूटी से हम किसी भी बीमारी को ठीक ना कर सके। मतलब अगर आपको कोई भी बीमारी हुआ है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी काफी है, और ये सारी जड़ी बूटियां भारत में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात कहा था। ये अलग बात है कि हम लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट ये रियलिटी है मेरे दोस्तों कि पहले जमाने जैसे नहीं, अभी थोड़ा सा कट लग रहा है तो इंजेक्शन लो, थोड़ा सा कट लग रहा है तो जाके चलो हॉस्पिटल दिखाते हैं। उस समय मेरे दोस्तों एक घास आता था, हम खुद किए भाई, क्रिकेट खेलने के दौरान तो कई बार हम लोगों को चोटिल भी हुआ है, गिर जाते थे, खून निकलता था,
तो क्या उसके लिए हॉस्पिटल जाए? तो एक घास आता था दोस्तों, उस घास को रगड़ देते, हम लोग उसको बिलाई भोटे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते पता नहीं, उसको रगड़ देते थे और लगा देते थे, ब्लड रुक जाता था भाई। ये था हमारा बचपना। ठीक है, आगे देखिए, मगध विजय। इस विजय का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, फिर भी बौद्ध परंपराओं के अनुसार कनिष्क ने मगध पर विजय प्राप्त की। मतलब मगध पे भी दोस्तों हमला कर दिया। अरे ये वो मगध है जो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद थे। उस मगध महाजनपद में दोस्तों हमारा आकर के कनिष्क ने हमला कर देते हैं। कनिष्क ने क्या करते भाई? हमला कर देते हैं। लेकिन कोई भी पुस्तक में यह प्रमाण नहीं है कि हमला किया है। बट दोस्तों एक पुस्तक है हमारा बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म परंपराओं के अनुसार कनिष्क ने मगध में विजय प्राप्त किया है। ऐसा बताया जाता है, बौद्ध धर्म के कोई ग्रंथ होगी जिस ग्रंथ में यह बताया जाता है कि कनिष्क ने मगध में भी हमला किया है और मगध में भी जीत हासिल किया है, बट ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसी तथ्य से स्वीकार किया जा सकता है कि कनिष्क ने मगध पर विजय प्राप्त किया, और इसी तथ्य के अनुसार हम बता सकते हैं कि कनिष्क जो है मगध पे भी दोस्तों उन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों व्यापारी का विकास। क्या हुआ मेरे भाई? व्यापार का विकास कैसे हुआ हमारा कुषाण वंश में? व्यापार का विकास कैसे हुआ? तो कनिष्क का साम्राज्य बहुत विशाल था, बिल्कुल भाई। अब इतना इतना जगह पर दोस्तों अगर वह हमलावार करे और विजय हासिल करे, राज्य को बड़ा करे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसका साम्राज्य बहुत विशाल होगी। उसकी सीमाएं रोम, पारसिया, है ना, और चीन को छूती थी भाई। उनका जो साम्राज्य की बात करें तो रोम हो गया, है ना, पारसिया हो गया, और पारसिया हो गया, और चीन को छूती हुई थी। इन साम्राज्यों से व्यापार होना स्वाभाविक था। उसके काल में भारत में गर्म मसाले, रेशम, बुद्ध की मूर्तियां, जड़ी बूटियां, मलमल, हाथी दांत आदि वस्तुएं निर्यात की जाती थी। विदेशी से भारत में सोना चांदी वस्तु आयात होती थी। विदेशों से भारत में सोना चांदी और वस्तुएं आयात होती थी। बाकी आप समझदार हो दोस्तों, समझ गए होंगे कि कनिष्क के शासनकाल में व्यापार का विकास कैसे हुआ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्या है भाई। अब अगला पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, हमारे क्या? कुशल प्रशासक। क्या बोलेंगे सर? हमारा कुशल प्रशासक। कनिष्क एक कुशल प्रशासक था। अगर कुशल नहीं होता तो फिर इतने बड़े साम्राज्य को जीतते कैसे थे भाई? अगर वो कुशल शासक नहीं होता तो फिर वो जीत हासिल कैसे करते थे? इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को कैसे वो हमला करते? अगर कुशल नहीं होता तो जाहिर सी बात है सर कि वो कुशल थे, है ना। तो कनिष्क एक कुशल प्रशासक था जिसकी शासन की सारी शक्तियां उसके हाथ में थी। उसके साम्राज्य बहुत से प्रांतों में बटा हुआ था, अतः उसने साम्राज्य में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना की। और हमारा कनिष्क एक कुशल शासक था भाई। इन कुशल होने के बाद दोस्तों उनके साम्राज्य की जो सारी शक्तियां थी वो अपने पास रखते थे। मतलब वो अपना किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ऐसा नहीं भाई कि हम मर जाएंगे तो मेरा राज्य को संभालेगा कौन। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बोलकर गया था कि बिंदुसार संभालेगा, बिंदुसार बोलकर गया कि कनिष्क अशोक संभालेंगे। वैसा दोस्तों वो किसी को नहीं बोले थे, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली थे। वो खुद कहते थे कि मैं सारे साम्राज्य को खुद से संभाल सकता हूं। बताएं मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से कहिए, क्या मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया? हालांकि अगर हम बात करें, ठीक है, हालांकि उसका व्यवहार कठोर था परंतु अन्यायपूर्ण नहीं था। उसका व्यवहार बोलता ना भाई, डिसिप्लिन बहुत कठोर है, बट दोस्तों जो डिसिप्लिन है वो सही है। हमारा जो व्यवहार है वो कठोर हो सकता है, जिससे मैं मजाक नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा मन में अन्याय नहीं होगी। जो दोषी है उसे दोषी करार दिया जाएगा, जो निर्दोष है उसे निर्दोष करार दिया जाएगा। मतलब न्यायपूर्ण व्यवस्था थी। कभी भी उसके साम्राज्य में विद्रोह नहीं हुआ था, और कभी भी दोस्तों उनके साम्राज्य में विद्रोह नहीं हुआ था अपने साम्राज्य में कि एक दूसरे पर कोई विद्रोह करे। उसका साम्राज्य सुख शांति से समृद्ध था, इस कारण व्यापार उन्नत हुआ और प्रजा समृद्ध थी। अतः इसलिए इसे कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक शासक माना जाता है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कुषाण वंश। कुषाण वंश में जो हमारा कनिष्क था, उस कनिष्क के बारे में भी दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरा विस्तार पूर्वक बताया हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं।
दोस्तों आप चाहते हैं कि सर हमें हिस्ट्री की तरह सारे सब्जेक्ट में हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए जो हमारे एग्जाम में हूबहू आए, तो मेरे दोस्तों लेट ना करें, अभी जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स का जो कोर्स है दोस्तों वो आपको यहां पे दिख जाएंगे। अब हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स को जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपका जो सातों पेपर है यानी मेजर पेपर हो गया, एसी पेपर हो गया, एमडीसी पेपर, बीएससी पेपर, सेक पेपर या दोस्तों सोशल अवेयरनेस, सारे पेपर का दोस्तों आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे एंड एवरीडे आप लोगों को दोस्तों लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे लाडला, अगर आपको लगता है सर कि कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर आपका दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार का अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का कोई अगर दिक्कत होगी, तो मैं नंबर आप लोगों को दोस्तों प्रोवाइड कर रहा हूं। इस नंबर पे आप लोग हमसे डायरेक्टली दोस्तों कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। 9798453896। मेरे लाडला, मैंने इससे पहले आप लोगों को हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 1 घंटा 36 मिनट का मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे तो मेरे दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के फाइनली बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सर मुझे संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी करना बचे हुए समय में, तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी और डाउट रह गई है तो इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल करके डायरेक्टली हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जो हमला हुआ था कुषाण वंश पे, जो उन्होंने आक्रमण किए थे, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। या दोस्तों यहाँ पे आपका एक और प्रश्न आ सकती है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को कुषाणों की देनों का वर्णन करें, यानी भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता जो हमारा है वो कुषाणों ने क्या क्या दिया है, यह आप लोगों को डिस्कस करना है। या दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि बताइए कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर कुषाणों के शासन के प्रभाव की विवेचना करें। मतलब ये क्वेश्चन विभिन्न प्रकार से आप लोगों पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए मेरे भाई, सबसे पहले इनकी जो भूमिका है इसके बारे में हमें और आपको सबसे पहले डिस्कस करना है। देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो हमारा कुषाण वंश है भाई, कुषाण वंश के जो जो हमारा डफिस थे ना भाई, उस व्यक्ति का नाम आपको पता होगा दोस्तों, कुजुल कटफिसेस ने इसकी स्थापना किया था। और दोस्तों याद रखिएगा कुजुल कटफिसेस कौन थे, तो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताया था कि हमारा ये चीन के बॉर्डर पर रहने वाले थे। जब दोस्तों इस पर आक्रमण हुई तो ये 5 भागों बांट गया और 5 भागों का जो हेड हुआ वो हमारा था कौन भाई, तो बोलेंगे सर हमारा कुजुल। और इन्होंने दोस्तों इन चारों वंशों को दोस्तों क्या किया, जीत हासिल किए और कुषाण वंश का नींव रखा। फाइनली दोस्तों वो अपने देश चीन से होकर के हमारा कहां गया भाई, अफगानिस्तान, काबुल गया, पाकिस्तान आया, फिर दोस्तों हमारे उत्तर भारत की ओर ये रवाना किए और उत्तर भारत में दोस्तों उन्होंने धाक जमाया। फिर मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा याद रखेगा हमारा कनिष्क, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किस पर, तो चर्चा करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग याद रखेगा भूमिका पर। क्या है सर भूमिका, भारतीय इतिहास का मौर्यकाल काल। मौर्यकाल मतलब आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता चुका हूं मौर्यकाल के बारे में, है ना भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यकाल की स्थापना किया था, पूरा डिटेल्स में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक समन्वय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अभूतपूर्व विकास का युग माना जाता है। भारतीय इतिहास का जो मौर्योत्तर काल है, याद रखिएगा भारतीय इतिहास का जो हमारा मौर्योत्तर काल है दोस्तों, याद रखिएगा ये हमारे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मेरे भाई काल है। क्यों सर, क्योंकि इस काल में कला, संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी सारी चीजों में अभूतपूर्व विकास हुआ। अभूतपूर्व विकास का मतलब क्या होता है सर, मतलब ऐसा विकास हुआ कि लोग अनुमान नहीं लगा पाए। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों, माफ कीजिएगा भाई, जब हमारा दोस्तों भारत आजाद हुई, जब पंचवंशीय योजना लागू नहीं हुआ था, उस समय हमारा देश की उत्पादन कैसी थी। और इसके बाद जब दोस्तों हमारा पंचवंशीय योजना लागू हुई और उस समय दोस्तों हमारा जो हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति ने दोस्तों इस प्रकार से हमारे उत्पादन में ग्रोथ किया
कि लोग सोच नहीं पाए कि आखिर इतना भी विकास हो सकता है। ऐसा ही ठीक विकास हुआ तो दोस्तों हमारा कौन से काल में, मौर्योत्तर काल। कौन सा मौर्योत्तर काल मेरे भाई, तो बोलेंगे सर मौर्य काल के बारे में। ठीक है सर, आइए इस कालखंड में जिन विदेशी राजवंशों ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया, मतलब इस कार्यकाल में यानी हमारा मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर कालखंड में जितने सारे विदेशी हमारे वंशों ने आकर के हमारे देश आए, हमारे देश क्या किए, प्रवेश किए, उनमें कुषाण राजवंश सबसे प्रभावशाली और एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। बहुत सारे वंश आए भाई, है ना भाई, आप लोगों ने सुने होगा खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये बहुत सारे वंश आए XYZ। तो उन सारे वंशों में जितने सारे विदेशियों से हमारे देश में आए हैं वंश, इन सारे वंशों में सबसे ज्यादा और प्रभावशाली अगर कोई वंश था तो हमारा कुषाण वंश। याद रखिएगा कौन था भाई, तो बोलेंगे सर हमारा कुषाण वंश सबसे शक्तिशाली थे। ठीक है, कुषाण मध्य एशिया, आपको मैंने कल समझाया था पिछला क्लास में कि मध्य एशिया, कुषाण जो है हमारा मध्य एशिया यानी दोस्तों हमारा चीन की यूची जनजाति की एक प्रमुख शाखा थे जिन्हें कुई सुआंग कहा गया। और इसी कुई सुआंग पर दोस्तों जब हमला हुई, इस हमले के बाद दोस्तों ये 5 भागों बांट गया और इन 5 भागों को दोस्तों काबू करने वाला, इन 5 भागों को दोस्तों दबदबा दिखाने वाला, इन 5 भागों को दोस्तों अपना प्रभाव दिखाने वाला एकमात्र था दोस्तों हमारा कुजुल कटफिसेस। और उन्होंने दोस्तों 5 को एकजुट किया और कुषाण वंश का नींव रख दिया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग कुजुल कटफिसेस ने उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण सत्ता की नींव रखी, है ना, जिसके पश्चात प्रथम 78 ईसा पूर्व से लेकर के 120 ईसा पूर्व के अधीन कुषाण साम्राज्य भारत की सीमाओं को पार कर मध्य एशिया, मैंने कल बताया था कि मध्य एशिया, अफगानिस्तान, चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैल गया। मतलब ये इतना छोटा नहीं था भाई, ये जो हमारा कुषाण वंश थे ना भाई, ये आप सोचिए ये हमारा देश के साथ साथ दोस्तों हमारा मध्य एशिया, इसके बाद हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, ईरान, है ना भाई, इन सारे देशों में दोस्तों हमारा जो था क्या, कुषाण वंश भयंकर तरीके से क्या था भाई, फैला हुआ था भाई। क्या बोलेंगे सर, कुषाण वंश क्या था मेरे भाई, तो बोलेंगे सर बेहतरीन तरीके से फैला हुआ था। कुषाण शासक भारत में केवल आकर्ता या विजेता बनाकर नहीं आए, मतलब दोस्तों हमारे जो कुषाण वंश थे वो कुषाण वंश सिर्फ भारत में विजेता बनकर नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि किसी को जीत लिए और वो हमारे देश आ गए, सिर्फ ऐसे नहीं आए थे, बल्कि दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा कुषाण वंश थे ना भाई, वो हमारा विजेता बनकर नहीं आए, बल्कि उन्होंने यहाँ भी सभ्यता, संस्कृति, कला और समाज को पूरी तरह अपनाकर उसे नया रूप दिया। और दोस्तों सिर्फ वो जहां से आए थे वो सिर्फ विजेता पाकर नहीं आए, बल्कि वो हमारे देश आकर के दोस्तों हमारे देश के अंदर में कला, संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी, इन सब चीजों में दोस्तों उन्होंने क्या किया मेरे भाई, तो बोलेंगे सर पूरी तरह से अपनाकर उसे नया रूप दिया। कुषाणों के भारत आगमन और उनके शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक वैश्विक पहचान प्रदान किया। और भारत को दोस्तों उतना पहचान नहीं थी, विश्व स्तर में उतना पहचान नहीं था। जब हमारे कुषाण वंश दोस्तों भारत में एंट्री करते हैं तो कुषाण वंश, जितने सारे वंश आए थे विदेशों से, उन सारे वंशों में सबसे शक्तिशाली वंश कौन था भाई, कुषाण वंश। तो कुषाण वंश दोस्तों सबसे शक्तिशाली था और इसकी शक्तिशाली की वजह से भारत को विश्व स्तर में एक पहचान दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं, अभी खान सर और रोशन सर के बीच में पिछले कई महीनों में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि डिबेट चल रहा था। जब भी यूट्यूब खोल रहे थे वहीं 2 व्यक्ति के बारे में आ रहा था। मेरे दोस्तों कोई भी पहचानता था रोशन सर को, कोई भी पहचानता तो रोशन सर को कतई कोई नहीं पहचानता था। लेकिन दोस्तों खान सर को बच्चा बच्चा तक जानते, बूढ़ा बूढ़ी लोग जानते। अब उनके वजह से दोस्तों चर्चा में आ गया कौन, हमारा रोशन सर। अब रोशन सर को आप भी पहचानने लगे और मैं भी पहचानने लगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों हमारा भारत का उस समय उतना बोलबाला नहीं था, लेकिन दोस्तों उतना नहीं था। लेकिन जैसे कुषाण वंश है ना, भारत को दोस्तों विश्व स्तर में दोस्तों क्या हो गया भाई, चर्चा में आ गया कि भारत भी खतरनाक एक देश है भाई, भारत भी क्या भाई, एक खतरनाक देश है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र पर प्रभाव, हमारा कुषाण वंश आए और कुषाण वंश आने के बाद दोस्तों हमारा पॉलिटिकल एंड मेरे भाई एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इफेक्ट पहुंचाया, इसके बारे में दोस्तों हम लोगों को पूरा डिटेल्स में आइए हमें और आप बात करते भाई। सबसे पहले मेरे दोस्तों नजर दौड़ाइए, कुषाणों के भारत में आगमन ने भारत की राजनीतिक संरचना और शासन प्रणाली में कई दूरगामी और नवीन परिवर्तन किए। अच्छा, आखिर हमारे देश में जैसे कुषाण वंश आए तो हमारे राजनीतिक सिस्टमैटिक में क्या क्या बदलाव किया, क्या परिवर्तन किए, क्या चेंजेस, क्या इन सारी चीजों को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट
एक एक दोस्तों करके हम लोग अभी देखने वाले हैं। पहला पहला की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर विशाल साम्राज्य की स्थापना एवं राजनीतिक स्थिरता। अब दोस्तों कुषाण वंश है, और कुषाण वंश जब इतने वर्षों तक शासन किया तो छोटा मोटा तो वंश नहीं होगा भाई, ये बहुत बड़ा वंश होगा। यस हो ना भाई, बहुत दिनों तक शासन किए, तो ये हमारा राजनीति पर दोस्तों चेंजेस लाया। हमारा जो साम्राज्य थे ना भाई, मतलब कुषाण वंश का जो साम्राज्य था वो पूरा विस्तार कर दिए, मतलब बहुत बड़ा स्तर पे कर दिए। आखिर कितना बड़ा स्तर पे किया आप खुद अंदाजा लगाइए। आप देखिए दोस्तों, वो हमारा चीन में, इराक में, इसके बाद दोस्तों वो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, भारत में, इन सब देशों में दोस्तों वो अपना वंश को फैला कर रखे थे। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी वंश होगा हमारा कुषाण वंश। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे, देखते हैं कौन सा ऐसा लाडला है जो मुझे बताते हैं भाई। जैसे मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य है, बच्चा बच्चा को पटाए। मैंने पिछला क्लास में ये भी मैंने आपको समझा था, इस धरती पे जो कोई भी आया है उसे मरना तय है। आप आए हैं, आपको भी जाना है, मैं आया हूं, मुझे भी जाना है, ये बोर्ड आया है, इसे भी जाना है। मतलब इस दुनिया पे जो आया है उसको मरना तय है, चाहे सजीव हो निर्जीव, समय लगेगी लेकिन मारेगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ी साम्राज्य, इतने बड़े बड़े वंशों ने, सॉरी इतना बड़े बड़े शासकों ने दोस्तों मौर्य साम्राज्य को क्या किया भाई, चलाया। लेकिन दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जब हमारा है ना भाई बृहदत्त, वेरी गुड, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था भाई, बृहदत्त। जैसे दोस्तों हमारा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा का नाम था क्या, तो बोलेंगे सर हमारा बिंदुसार का बेटा का नाम क्या था भाई, भूल गए भाई, अशोक, है ना भाई, क्या बोलेंगे सर, अशोक। अशोक बहुत प्रभावशाली राजा थे भाई। अशोक जैसे दोस्तों मर गए ना भाई, उनका उत्तराधिकारी सही से साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और हमारा अंतिम शासक बृहदत्त, फाइनली दोस्तों हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाती है। मौर्य साम्राज्य का पतन होते ही हमारा एंट्री लगा था भाई, कौन पता है, हमारा एंट्री लगा रहा है दोस्तों कौन, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा कुषाण वंश ने। ठीक है, आइए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात, मतलब मौर्य वंश के पतन के बाद, पश्चात मतलब होता है क्या, बाद, भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। अब क्या हुआ मेरे भाई, जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य, बागडोर को संभालने वाला कोई नहीं था, इतना प्रभावशाली कोई राजा नहीं था, तो मौर्य साम्राज्य, जितना बड़ा मौर्य साम्राज्य था ना भाई, वो धीरे 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 क्या हो गया मेरे भाई, डिवाइडेड होना शुरू हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, तो बोलेंगे सर धीरे 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 डिवाइडेड होना शुरू हो गए। कुषाणों ने उत्तर भारत, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब मध्य एशिया, बैक्टीरिया मतलब वो जीवाणु वाला बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया मतलब मध्य एशिया, मध्य एशिया को मिलाकर एक विशाल सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना की। आप खुद अंदाजा लगाए मेरे भाई, जैसे ही हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, पतन होते ही भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पतन होते ही दोस्तों भारत क्या था भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी तरह से बट गया। और बटने के बाद दोस्तों जो हमारा कुषाण वंश थे ना भाई, ये कुषाण वंश फाइनली मेरे भाई क्या होता है कि भारत में, मध्य भारत में, पंजाब, सिंधु नदी मतलब सिंध में, है ना भाई, अफगानिस्तान, बैक्टीरिया मतलब मध्य एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को मिलाकर के एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना कर डाला। ठीक है, समझ गए भाई। इससे भारत को दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुआ। और इससे क्या हुआ मेरे भाई कि इतने जगह पे जब हमारा कुषाण वंशियों ने दोस्तों एक विशाल साम्राज्य की नींव रखा, तो इससे भारत को दीर्घकालीन, मतलब लगा भारत को कि ये छोटा मोटा तो वंश नहीं है भाई, ये छोटा मोटा तो हमारे क्या भाई वंश नहीं है। अब ये छोटा मोटा वंश नहीं है तो ये बहुत बड़े वंश होगा। अब ये बहुत बड़े वंश होने की वजह से ये हमारे भारत में दीर्घकालीन, मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये हमारे देश में धाक जमा के रखेगा। कौन, कुषाण वंश। ठीक है सर, आइए बात करते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट, राजत्व का देवी सिद्धांत, डिवीजन थ्योरी ऑफ किंगशिप। कुषाणों ने राजा को देवता का प्रतिनिधित्व मानने की प्रथा आरंभ की। और दोस्तों जो राजा होते थे उसको भगवान के रूप में मानते थे। कुषाण वंश के जो लोग होते थे ना भाई, और कुषाण वंश को चलाने के लिए एक राजा चाहिए, तो राजा को लोग भगवान के रूप में मानते थे। समझ रहे, अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मोदी को भगवान मानकर बैठे हुए हैं, है ना, मोदी को देवता मानकर बैठे हुए हैं,
कई एक औरत तो मैं देख रहा था मीडिया वाले के सामने बोल रहे थे कि मोदी हमारा हस्बैंड है ना, क्या बोल रहा था पता नहीं, मेरा एक बूढ़ी थी लगभग 40-50 साल की होगी, 50 साल की कम से कम 40-50 साल की होगी, वो बोल रही हस्बैंड है हस्बैंड, मेरा मोदी ही मेरा सब कुछ है। मतलब अजीब वो गरीब बोल रही थी वो, मतलब उसका माँ बाप था ही नहीं, वो इस दुनिया पे आया, टपका दिया भगवान ने उनको। ऐसा फील हो रहा था कि लग रहा है कि भगवान उनको टपका दिया वहां से। अरे बहन, कम से कम अपने अस्तित्व का तो ख्याल रखे। मर्दान प्रधानमंत्री है, आज है कल सत्ता से चले जाएंगे, आप उनको ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, आप किसी को बाप बोल देंगे भाई, तो आपका बाप क्या कर रहा है भाई? तो इसका बाप मतलब आप किसी को बाप बोल रहे तो आपका माँ का बहुत सारे बाप हो सकते हैं। अरे यार, कम से कम अपने अस्तित्व को तो ना भूलो, जो उसमें होश खो बैठते हो दीदी, है ना। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो मेरे भाई क्या थे कि कुषाणों ने राजा को देवता का प्रतिनिधित्व मानने को प्रथा के आरंभ किया। कहा देखो, जो राजा है उसको देवता के रूप में मानो। कुषाण वंश के सारे लोग दोस्तों राजा को देता है देवता के रूप में मानते थे। वे स्वयं को देवपुत्र, ईश्वर का पुत्र तथा शाही अनुशाही जैसे भारी भरक्रम। अब दोस्तों जो राजा होते थे ना भाई, वो खुद कहते थे, जो राजा होते थे उस समय कुषाण वंश के जो राजा होते थे वो क्या कहते थे पता है? कहते थे कि मैं भगवान का पुत्र हूं। जब राजा खुद को कहे कि मैं भगवान का पुत्र हूं, भगवान ने मुझे पैदा किया है, तो मेरे दोस्त जाहिर सी बात है कि जितने सारे साम्राज्य के लोग होंगे, जितनी सारी जनता होंगे, उनको देवता मानेंगे। फाइनली वही हुआ कुषाण वंश में। कुषाण वंश के जो राजा है वो खुद को गद्दी पर बैठकर वो कहने वाला था, मतलब क्या बोल रहा था कि मैं भगवान के द्वारा बनाया गया अपना उनका बेटा हूं, आप मुझे देवता माने। तो सारे लोगों ने दोस्तों उनको देवता मानना शुरू कर दिया, याद रखिएगा, ठीक है। तथा शाही अनुशाही, शाही मतलब राजा परिवार, राज परिवार, शाही अनुशाही जैसे भारी भरकम उपाधियों से अलंकृत करते थे। और दोस्तों लोग पता है उसको उपाधि देते थे भाई, जो राजा थे, राजा को दोस्तों लोग जो है उपाधि देते थे, मतलब भेंट चढ़ाते थे, तो भेंट। ठीक है, आगे देखिए, यह अवधारणा मुख्यतः चीन और ईरान की परंपरा से प्रभावित थी, जिससे राजा के पद को पवित्रता और असीम अधिकार प्राप्त था। और पता है दोस्तों, ये जो राजा अपने आप को भगवान का पुत्र कहलाते थे, ये पूरे इलाके में नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दो देशों पर, चीन और ईरान में। चीन और ईरान के जो राजा होते थे कुषाण वंश के, वो खुद को कहते थे कि देखो मैं भगवान के द्वारा भेजा गया उनका पुत्र हूं, आप लोग मुझे देवता माने। आप लोग क्या करें? देवता माने। तब लोगों ने दोस्तों उनको देवता मानना शुरू किया। और इसके बाद जो हमारा राजा थे भाई, वो राजा को दोस्तों लोग भेंट चढ़ाते थे, लोग उसे उपाधि देते थे, मतलब सरताज देते थे ना, ताज पहना रहे हैं, इस तरह से दोस्तों उनको ताज पहना रहे थे। ठीक है सर, आइए तीसरा स्टेप पे बात करें मेरे भाई, छत्रप प्रणाली। सत्रप सिस्टम क्या है सर? का प्रसार। प्रशासनिक दृष्टि से कुषाणों ने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया। अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो दोस्तों विभाजित तो होगा भाई, विभाजित तो होगा। इतना बड़ा साम्राज्य, ये तो डिवीजन होगी पक्का मेरे भाई, कंफर्म है कि पूरा का पूरा क्या होगा भाई? डिवीजन होगा। फाइनली दोस्तों हमारा क्या हो गया? तो हमारा कुषाण वंश जो थे भाई वो फाइनली डिवीजन हो गए, प्रांतों में दोस्तों क्या किए? विभाजित हो गए, जिन्हें क्षत्रपीय कहा जाता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुषाण वंश में क्षत्रपीय का अर्थ क्या होता है, तो बोलेगा कि कुषाण वंश बहुत बड़े वंश थे, और जब ये अलग अलग प्रांतों में डिवीजन होना शुरू किए, अलग अलग प्रांतों में विभाजन होना शुरू किए, तो इसी को हम और आप क्या बोलेंगे भाई? तो क्षत्रिय कहते भाई। इसी को हम और आप क्या बोलेंगे भाई? क्षत्रिय कहेंगे सर। इसी को हम और आप क्या कहेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर क्षत्रिय कहेंगे सर। समझ रहे मेरे भाई? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? क्षत्रिय कहेंगे सर। ठीक है, और इसका प्रमुख क्षत्रप या महाक्षत्रप होता था। और दोस्तों इन साम्राज्य जब पूरी तरह से बढ़ जाते थे, जब विभाजन हो जाते थे, जब प्रांतों में बढ़ जाते थे, तो उस प्रांत को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता था। उस व्यक्ति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे? तो बोलेंगे सर महाक्षत्रपी कहलाता था। इस प्रणाली ने प्रांतीय प्रशासन में एक अनुशासित और केंद्रीकृत नियंत्रण की व्यवस्था की। और दोस्तों कोई भी जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो आपके अंदर में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर में रियली अगर आपके अंदर में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा ही दोस्तों हमारा जो कुषाण वंश थे उनके पास बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन था, जिस कारण से दोस्तों भारत में उन्होंने बहुत दिनों तक क्या किया भाई? शासन चलाए। ठीक है सर, देव शासन प्रणाली।
ज्वाइंट रूल क्या है सर? कुषाण साम्राज्य में पिता और पुत्र अथवा दोनों शासकों द्वारा एक साथ शासन करने की देव प्रणाली देखने को मिलता है। अब देव प्रणाली क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सुंदर तरीके से समझ में आ जाएगा मेरे भाई कि देव प्रणाली क्या है। देखिए दोस्तों, देव प्रणाली का मतलब होता है कि बाप और बेटा दोनों साथ में मिल करके साम्राज्य को चलाएं, उसको बोलते हैं देव प्रणाली। बाप और बेटा दोनों मिल करके, सुनिएगा फिर से, बाप और बेटा दोनों मिल करके जब अपने साम्राज्य को चलाएं तो इसी को बोलते हैं हम देव प्रणाली या देव शासन। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर? देव शासन प्रणाली। क्या बोलेंगे सर उसको? देव शासन प्रणाली। तो देव शासन प्रणाली क्या था? ज्वाइंट रूल। कुषाण साम्राज्यों में पिता और पुत्र अथवा दोनों शासकों द्वारा एक साथ शासन करने की व्यवस्था को या एक साथ शासन करने की विधि को हम लोग देव शासन प्रणाली कहते हैं। बस याद रखिएगा, जो भारत के लिए एक नया प्रशासनिक प्रयोग था, क्योंकि दोस्तों भारत में अगर कोई भी दोस्तों अगर राजा बनते थे तो सिर्फ वही चलाते थे, जब तक वो ना मरे तब तक वो उसका बेटा का कोई हकदार नहीं था, बेटा उसका हकदार नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो आजे वो गरीब है भाई, यहाँ पे तो नया रूल आ गया भाई कि बाप के साथ साथ बेटा भी इस राजगद्दी का राजा बन सकता है साथ में। ऐसा नहीं कि बाप मर गया फिर बेटा बनेगा, ऐसा नहीं। अब आते हैं धार्मिक प्रभाव एवं योगदान। धार्मिक योगदान क्या दिया दोस्तों हम लोगों को? हमारा कुषाण वंश ने धार्मिक योगदान क्या दिया सर? इंपैक्ट ऑफ रिलीजियन। आइए दोस्तों हम और आप बात करते हैं क्या दिया है सर हम लोगों को, सुनिएगा। पहला, बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कुषाण वंश है ना भाई। अब आते हैं दोस्तों, कनिष्क का हमारा एंट्री होता है भाई, किसका? कनिष्क का। कनिष्क कौन है सर? तो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा में से एक राजा थे। याद रखिएगा, कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा में से एक राजा थे। ठीक है सर। आइए, तो कनिष्क के शासन में बौद्ध धर्म को व्यापक संरक्षण मिला। और कशिर जो हमारा कनिष्क थे, कनिष्क के शासन काल में दोस्तों जो हमारा बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म का दोस्तों व्यापक क्या मिले भाई? संरक्षण मिले। क्या बोलेंगे सर? व्यापक संरक्षण मिला। कनिष्क ने मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, कोरिया तक बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षुकों एवं प्रचारकों को भेजा। पता है मेरे भाई, जो हमारा कनिष्क थे ना, कैसे था मेरे दोस्तों कनिष्क? आप खुद सोचिए, कनिष्क अपने वंश का तो प्रचार क्या ही क्या है, साथ ही साथ दोस्तों सोचो, कनिष्क ने हमारा बौद्ध धर्म का दोस्तों मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, कोरिया तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्तों जो बौद्ध धर्म के जितने सारे हमारा प्रचारक थे सबको अलग अलग देशों में भेज दिया और कहा जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो, जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार फाइनली करो। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म विश्व धर्म के रूप में स्थापित हुआ और इसके परिणाम स्वरूप कुषाणों ने ही दोस्तों बौद्ध धर्म का पहला प्रचार किया था और इस प्रकार बौद्ध धर्म पूरे विश्व में दोस्तों फैल गया। याद रखिए, इस प्रकार पूरे विश्व में दोस्तों बौद्ध धर्म एक प्रकार का दोस्तों सबसे बड़ा धर्म के रूप में उभर कर सामने आया। मेरे भाई उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया। समझ गए भाई। चलिए सर, अब बात करते हैं दोस्तों हमारा महायान। दोस्तों महायान संप्रदाय का उदय एवं विकास कैसे हुआ? कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म में एक बड़ा वैचारिक विभाजन हुआ। महायान संप्रदाय का उत्थान इसी काल की प्रमुख उपलब्धियां है। मेरे दोस्त आपको पता होगा, क्लास 12 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पूरा डिटेल्स में पता होगा कि जब हमारा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जब दुनिया से चले गए, जब इस दुनिया से मर गए, तो मेरे दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। इसी तरह से जैन धर्म के संस्थापक जब दोस्तों महावीर स्वामी जैन इस दुनिया से चल बसे, तो मेरे दोस्तों जैन धर्म भी दो भागों में टूट गया, एक था सर हमारा श्वेतंबर, एक हमारा दिगंबर। इसी तरह से बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का दोस्तों दो भागों में बट गया, एक हमारा हीनयान और एक हमारा महायान। और यहाँ पे आपको महायान के बारे में ही दोस्तों जिक्र कर रहा है, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर करें मेरे भाई। ठीक है सर, याद रखिएगा।
तो महायान संप्रदाय, संप्रदाय मतलब धर्म का उदय एवं विकास। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म एक बड़ा वैचारिक विभाजन हुआ और कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही दोस्तों हमारा जो बौद्ध धर्म है वो महायान और हीनयान में डिवाइडेज हो जाता है भाई, डिवीजन हो जाता है। ठीक है, महायान संप्रदाय का उत्थान इसी काल की प्रमुख उपलब्धि है। महायान संप्रदाय का उत्थान जो है इसी काल की प्रमुख उपलब्धि है। इसमें भगवान बुद्ध को केवल एक महापुरुष न मानकर ईश्वर का अवतार माना गया। मेरे दोस्तों हीनयान और महायान कौन था, थोड़ा सा आप थोड़ा सा जानिए। जो हमारा महायान थे ना भाई, वो गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे, गौतम बुद्ध को अपने आप को भगवान मानते थे, गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए बातों पर वो लोग चलते थे, उसको हम लोग बोलते थे महायान। और हीनयान कौन थे भाई, हीनयान थे गौतम बुद्ध को अपने जैसा गुजर बसर मानते थे, जैसे हम जैसे आम इंसान, वैसे दोस्तों बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो भी आम इंसान। ये कौन मानते थे ऐसा, तो बताएंगे सर हीनयान। पर महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे, याद रखिएगा। तो महापुरुष ना मानकर बल्कि इसको ईश्वर का अवतार माना गया, उनकी मूर्ति की पूजा शुरू हुआ। और दोस्तों जब गौतम बुद्ध इस दुनिया से चल बसे तो गौतम बुद्ध की जो समाधि स्थल थी, जहां कब्रिस्तान थे, जला नहीं गया था, दफनाया गया था, तो जहां पे समाधि स्थल थी वहां पे जाकर के दोस्तों एक मंदिर बनाया। क्या बनाएंगे सर, एक मंदिर बनाया। और उस मंदिर का दोस्तों आज भी गौतम बुद्ध के मंदिर पर आज भी दोस्तों क्या करते भाई, बौद्ध धर्म के जितने सारे मानने वाले लोग हैं उसकी पूजा करते हैं, याद रखिएगा। समझ गए भाई। चलिए सर, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन। आपको पता होगा दोस्तों हमारे बौद्ध धर्म में 4 गो संगीत हुआ था भाई, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीत, जिनमें से चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में आपके सामने में चर्चा कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। क्या है सर कि कनिष्क ने बौद्ध विद्वानों के मतभेदों को सुलझाने और बौद्ध धर्म ग्रंथों के संकलन करने के लिए कश्मीर कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत बुलाई। अब क्या हुआ, कनिष्क में दोस्तों, कनिष्क बहुत अच्छा व्यक्ति थे, वो क्या किए कि देख रहे बेटा, अरे बेटा ये तो जब तक बौद्ध धर्म मतलब जब तक हमारा गौतम बुद्ध था तब तक ये लोग सब एक थे, गौतम बुद्ध के मरने के बाद ये डिवीजन हो गया, हीनयान महायान, आपस में मारपीट होने लगा, आपस में बोलबाला होने लगा, आपस में झगड़ा होने लगा। तब हमारा कनिष्क का शासनकाल था, उनके दिमाग में आया नहीं भाई चलो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले मीटिंग करते हैं। ठीक है, चौथा बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कश्मीर में, याद रखिएगा दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में दोस्तों, कश्मीर के कुंडल वन में एक मीटिंग बुलाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत बुलाया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और उपाध्यक्षता अशोक घोष ने की थी। इसमें महाविभाषा शस्त्र नामक महाग्रंथ तैयार किया गया और उस मीटिंग के अंदर में जो कुछ भी बात हुई वो सारे बातों को दोस्तों इस ग्रंथ में क्या किए मेरे दोस्तों, लिख डाला। सर्वधर्म संभाव एवं धार्मिक सहानुभूति। कनिष्क बौद्ध धर्म अनुयायी था, लेकिन कुषाण किसी के इस बात का प्रमाण है कि वह अत्यंत सहिष्णु हुए। अब थोड़ा सा जानिए मेरे भाई, क्या है कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क जो है दोस्तों ये क्या थे भाई, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क क्या थे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क क्या थे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ये हमारा बौद्ध धर्म के क्या थे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा ये अनुयायी थे। लेकिन दोस्तों कनिष्क जो है अपने यूनानी सिक्का जो था उस सिक्के में दोस्तों इस बात का प्रमाण देता है कि वे अत्यंत सहिष्णु मतलब स्नेह पूर्वक उनके सिक्कों पर बौद्ध देवी देवताओं के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं का शिव कार्तिकेय उपामा कल बताए थे और ग्रीक ईरानी देवताओं की आकृति भी अंकित थी। मतलब उनके जो सिक्का थे, उनका जो सिक्का था ना भाई, उस सिक्के में मेरे भाई वो अपने बौद्ध धर्म का भी चित्र बनाया हुआ था, इसके बाद दोस्तों वो हिंदू देवी देवताओं का भी चित्र बनाया हुआ था, साथ ही साथ दोस्तों वो ग्रीक ईरानी देवताओं का भी दोस्तों इसमें चित्र बनाए हुए थे। मतलब वो किसी भी धर्म को दोस्तों नीचे नहीं दिखाया आज तक, याद रखिएगा, वो आज तक किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया, हमेशा वो अपने धर्म को दोस्तों ऊंचा दिखा, अपना धर्म नहीं सभी धर्मों को ऊंचा दिखा। मतलब वो एक होता है ना भाई, मैं हिंदू हूं मैं मुस्लिम का क्यों तरफदारी करूं भाई, मैं मुस्लिम हूं मैं हिंदू का क्यों तरफदारी करूं। आज हमारे समाज में ही चल रहा ना, सोचो मेरे भाई ऐसा ही महान कहलाए। मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में बताया था ना कि महान कहलाने का कारण होना चाहिए, और वो कारण था दोस्तों, सबसे बड़ा कारण ये कि सभी रिलीजियन को दोस्तों वो एक जैसा दिखता था, सभी रिलीजियंस को वो एक जैसा दिखता था। सर समझ गए भाई। चलिए सर अब बात करते हैं दोस्तों हमारे क्या
कला, वस्तुकला एवं स्थापत्य कला। ठीक है भाई, कला, वस्तुकला और हमारा स्थापत्य कला के बारे में। तो कुषाण काल को भारतीय काल के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। इस काल में दो प्रमुख कला शैलियों का जन्म और विकास हुई। याद रखिए दोस्तों, पहला कौन था? तो पहला तो दोस्तों हमारा गंधार शैली, याद रखिए मेरे भाई। पहला जो था हमारा कौन था भाई? मुस्कुरा कर बोलिए सर। हमारा पहला था हमारा गंधार शैली। कौन था भाई? तो पहला था दोस्तों हमारा गंधार शैली। यह शैली भारतीय विषय वस्तु तथा यूनानी ग्रीक निर्माण शैली का अद्भुत आस्मिरन थी, मतलब मेरे दोस्तों मिश्रण थी। ठीक है भाई, क्या थे सर? हमारा मिश्रण थी। तो गंधार कला शैली क्या है सर? यह शैली भारतीय विषय वस्तु तथा यूनानी ग्रीक निर्माण शैली का अद्भुत सम्मिश्रण थी। मतलब दोस्तों ये जो हमारा गंधार शैली थी ना भाई, ये हमारा यूनानी होगा, या दोस्तों आप ग्रीक बोल सकते हैं, ग्रीक या यूनानी निर्माण। आप भारतीय विषय वस्तु का भी बात कर सकते हैं। उसका क्या था भाई? अद्भुत मिश्रण थे, मतलब मिक्सचर थे भाई। इसका जो हमारा गंधार शैली थे, ये हमारा ग्रीक का भी, हमारे यूनान का भी और भारत का भी दोस्तों क्या था? मिक्सचर था, मिक्स था। इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता था। इसलिए दोस्तों इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। इंडो मतलब इंडिया और ग्रीक मतलब दोस्तों आपको पता होगा, ग्रीक मतलब हमारा यूनानी। इसलिए इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें इंडिया और ग्रीक दोनों का ही दोस्तों क्या था? इस बार मिश्रण था। क्या था सर? इसमें दोनों का ही मिश्रण था। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों को ग्रीक देवता अपोलो की तरह सुगठित शरीर, यथार्थवादी चेहरों। यथार्थवादी क्या है सर? यथार्थवादी मतलब होता है दोस्तों जो सपना नहीं देखते हैं बल्कि वो करके दिखाते हैं। करेंगे, ये होगा, वो होगा, वैसा नहीं। यथार्थवादी मतलब जो सोचे वो करके दिखाएं, याद रखिएगा। उसको बोलते हैं यथार्थवादी। मतलब ना भविष्यवाणी किया, ना भविष्य में करने की इच्छा रखा, और ना ही बोला था कि हम ये किए थे, कुछ नहीं मेरे भाई। रियलिटी पर जो जीता यथार्थवादी। सीधा सीधा बात है। मैंने वादा किया कि कल क्लास होगा, और अगर मैंने करवा दिया, मैं यथार्थवादी। समझ रहे चीजों को? तो यथार्थवादी चेहरों और घुंघराले बालों के साथ बनाया गया। और जो हमारा बुद्ध की जो मूर्ति थी ना भाई, मूर्ति को ग्रीक देवता अपोलो की तरह, याद रखिए एक देवता था दोस्तों, याद रखिएगा अपोलो किसका देवता था? ग्रीक का, यूनानी का एक देवता था। और जैसे दोस्तों यूनानी के देवता का जो बाल थे ना भाई वो घुमरीले थे, तो इसी तरह से बुद्ध का भी दोस्तों प्रतिमा को बनाया गया था। बुद्ध का भी दोस्तों क्या बनाया गया था? प्रतिमा को बनाया गया था। मथुरा कला शैली दूसरा आता है हमारा क्या? मथुरा कला शैली। यह पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय कला शैली थी भाई। ये इसमें मिक्सचर नहीं था भाई, ये पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से भारत का ही है। मथुरा का कला शैली जो है दोस्तों, ये किसी अन्य देशों का इसमें मिश्रण नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से भारत का ही है सर। क्या बोलेंगे सर? ये प्रॉपर तरीके से भारत का ही था भाई। क्या बोलेंगे सर? ये प्रॉपर तरीके से भारत का ही था। ठीक है, जिसका केंद्र मथुरा था। यहां लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग कर बुद्ध, महावीर, जैन और हिंदू देवता शिव, विष्णु, दुर्गा की मूर्ति बनाई गई। अब जो हमारा मथुरा कला है, मथुरा जो हमारा आर्टिस्ट है, मथुरा जो हमारा आर्ट है, ये दोस्तों लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग करके बुद्ध का पिक्चर बनाया गया, महावीर का पिक्चर बनाया गया, हिंदू देवताओं का जैसे शिव, विष्णु का या दुर्गा का भी दोस्तों मूर्ति बनाई गई। मथुरा कला में बनी कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा कला का बेजोड़ नमूना है। और कनिष्क जब दुनिया से चले गए ना भाई, तो कनिष्क का भी दोस्तों इसमें प्रतिमा बनाया गया भाई। कनिष्क का भी दोस्तों इसमें क्या किया गया है? प्रतिमा बनाया गया। कनिष्क का भी दोस्तों इसमें चित्र बनाया गया था। कहां पे? मथुरा कला में। ठीक है सर, चलिए बात करते दोस्तों अगला पॉइंट पे हमारा क्या सर? स्तूप विहार तथा नगर निर्माण। स्तूप विहार तथा हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा स्तूप विहार तथा नगर निर्माण। कुषाण राजाओं ने पेशावर, जिसे हम और आप पुरुषपुर के नाम से जानते हैं, जो आज पाकिस्तान पे, पुरुषपुर, तक्षशिला जो दोस्तों पाकिस्तान में, मथुरा और कनिष्कपुर में विशाल स्तूप किसका है भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप क्या है भाई? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और स्तूप कैसे बनाया जाता है मेरे भाई? इस प्रकार से, इस तरह से दोस्तों स्तूप बनाया जाता है। ठीक है, तो स्तूप बौद्ध विहारों और खूबसूरत नगरों का निर्माण कराया। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे सर? कुषाण राजाओं ने पेशावर यानी पुरुषपुर हो गया, तक्षशिला हो गया, मथुरा हो गया, और इसके बाद दोस्तों हमारा आपका कनिष्कपुर हो गया, इन सब इलाके में दोस्तों क्या क्या मेरे भाई? तो बोलेंगे स्तूप बौद्ध विहार। बौद्ध विहार मतलब दोस्तों नाव का भी निर्माण करवाया, खूबसूरत नगरों का भी निर्माण करवाया। ये था सर आप लोगों का टॉपिक। बताइए क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया मेरे भाई? अगला था भाषा, साहित्य एवं विद्या
विद्या का विकास। देखिए दोस्तों, कुषाण काल में साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई। सांस्कृतिक भाषा के प्रोत्साहन। सांस्कृतिक भाषा, जो हम और आप सांस्कृतिक सांस्कृतिक चिल्लाते हैं, आखिर किसकी देन है मेरे भाई? सांस्कृतिक है ना, किसी का ना किसी का देन होगा। यस हो ना भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल ना, समझ रहे भाई? तो देखिए, सांस्कृतिक भाषा के प्रोत्साहन, कुषाण शासकों ने प्रकृति के स्थान पर सांस्कृतिक भाषा को राजकीय और साहित्यिक संरक्षण दिया। अब दोस्तों, जो हमारा कुषाण वंश थे, वो कुषाण वंश क्या किया भाई? कुषाण वंशों ने कि प्राकृतिक के स्थान पर प्राकृतिक भाषा, ये प्राकृतिक भाषा को बिल्कुल मेरे दोस्तों नहीं माने, प्राकृतिक भाषा के स्थान पर उन्होंने संस्कृत भाषा को जोर दिया, संरक्षण दिया। मतलब कुषाण वंश का कहना है कि प्राकृतिक भाषा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक भाषा मानने वाले थे जैन धर्म, हाँ ना भाई, और प्राकृतिक और हमारा संस्कृत भाषा मानने वाले थे दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म, पाली भाषा, सॉरी पाली भाषा बौद्ध धर्म, ठीक है। तो साहित्यिक संरक्षण दिया दोस्तों किसको? तो बताएंगे सर संस्कृत भाषा को। बौद्ध ग्रंथों की रचना भी अब पाली के बजाय संस्कृत भाषा में होने लगी, और बौद्ध ग्रंथ का भी दोस्तों जो रचना हुई भाई, यह रचना पाली की वजह से नहीं मेरे भाई, पाली भाषा में पहले लिखा जाता था। आप जितने सारे बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, सारे बौद्ध ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखाना शुरू हो गया भाई। क्या बोलेंगे सर? बौद्ध जो जितने सारे बौद्ध ग्रंथ है भाई, वो पहले पाली भाषा में लिखा जाता था, अब दोस्तों कहाँ पे लिखा जाता है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा, याद रखिएगा, हमारा कहाँ पे लिखा जाता है? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखे दोस्तों, संस्कृत भाषा में, ठीक है। महान विद्वान का उदय। अब दोस्तों महान विद्वान आते हैं। कनिष्क के दरबार में तत्कालीन समय के महानतम विद्वान निवास करते थे भाई। जितने सारे महान महान विद्वान थे, सारे विद्वान दोस्तों कनिष्क के शासन काल में दोस्तों आकर के रहते थे भाई। जितने सारे महान महान विद्वान थे, याद रखिए दोस्तों, सारे विद्वान दोस्तों क्या करते थे? हमारा बहुत सारा विद्वान दोस्तों क्या करते थे? हमारा कनिष्क के शासन काल में दोस्तों रहते थे। जैसे जैसे दोस्तों हमारा सबसे प्रसिद्ध में से एक प्रसिद्ध था दोस्तों हमारा कौन? अशोक घोष, दूसरा नागार्जुन, तीसरा वसुमित्र, और चौथा हमारा चरक। ये चरक के बारे में आपको आईक्यूएस में पढ़ना होगा, इंडिया नॉलेज सिस्टम में। आपने एक पेपर लिया है ना भाई, इंडिया नॉलेज सिस्टम, चलिए सर आपने पढ़ा होगा। तो देखिए दोस्तों, कनिष्क के राजकवि जिन्होंने बुद्ध चरित्र, बौद्धों की रामायण, सोदानंद और सरिपुत्र प्रकरण जैसे विश्व भरती प्रसिद्ध काव्य की रचना की। जो हमारा अशोक घोष थे भाई, उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था बुद्ध चरित्र। और यही पूछा जाता है कि अशोक घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एक्चुअली लिखा बहुत है, पर चर्चा में था दोस्तों हमारी ये बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के राइटर कौन है? अशोक घोष। क्यों चर्चा में था? क्योंकि बौद्धों की रामायण कहा जाता है, रामायण। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र। अब बुद्ध चरित्र का राइटर कौन है भाई? अशोक घोष। समझ गए भाई? चलिए, नागार्जुन। बोरिंग लग रहा है ना? हाँ भाई, बोरिंग लग रहा है तो सो जाइए। नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है ना भाई? आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, पढ़े होंगे। ठीक इसी तरह से भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर भारत का आइंस्टीन जो है, याद रखिएगा, नागार्जुन को कहा जाता है। उन्होंने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ को सापेक्षता का थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की थी। वसुमित्र ने क्या था? जिन्होंने बौद्ध धर्म का महान कोश महाविभाषा सत्र लिखा। एक दोस्तों महाविभाषा जो हमारा सत्र थे, उसके बारे में दोस्तों किसने लिखा था? वसुमित्र ने। चरक कौन था भाई? कनिष्क के महान राजवेद जिन्होंने आयुर्वेद के इतिहास। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है भाई, तो बोलेंगे सर हमारा चरक। आज जो हम लोग बोलते हैं ना भाई आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, आयुर्वेदिक किससे बनता है? जड़ी बूटी से। इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक कौन है लाडला? ए मेरे रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर हमारा चरक। नहीं, किसी बहुत सारे बच्चों के घर में होगा आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई, इसका संस्थापक जानिए कौन है? तो बताएंगे सर चरक, चरक संहिता। चरक संहिता का राइटर कौन है दोस्तों? हमारा चरक। चौसे चरक संहिता का राइटर है सर, ठीक है। अगला पॉइंट पे आता है दोस्तों आर्थिक व्यापारी। क्या बोलेंगे सर? हमारा आर्थिक व्यापारी। देखिए दोस्तों, आर्थिक व्यापारी के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, गौर से देखिएगा भाई, आर्थिक व्यापारी के बारे में बात करते हैं। आर्थिक व्यापार का प्रभाव क्या सर? कुषाण शासन के दौरान भारत आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध था। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि दोस्तों कुषाण भारत को बहुत कुछ दिया है भाई, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द सिल्क रूट। कुषाणों का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान सिल्क रूट, रेशम मार्ग के बड़े हिस्से पर आना, नियंत्रण स्थापित करना था भाई। क्योंकि दोस्तों सिल्क रूट पर
सभी देश का आगमन नहीं होता था। सिल्क रूट पर सभी देशों का आगमन नहीं हो पाता था। ठीक है, मेरा क्लास का टाइमिंग पार हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, सभी का मेरे भाई सभी को सिल्क रूट पे दोस्तों आने जाने का परमिशन नहीं थे, लेकिन कुषाण वंश जहां थे वहां तो फाइनली दोस्तों सिल्क रूट पर कोई भी आ जा सकते हैं सर। ठीक है, चीन से मध्य एशिया होते हुए रोम जाने वाला व्यापारिक मार्गों पर कुषाणों का अधिकार था। और दोस्तों चीन से मध्य एशिया होते हुए रोम साम्राज्य वाले व्यापारिक मार्गों पर कुषाणों का अधिकार था। इससे गुजरने वाले व्यापारियों से कुषाण साम्राज्य को विशाल चुंगी और कर प्राप्त करते थे। आप सिल्क रूट से जो भी जाते थे उस पर टैक्स लिया जाता था। टैक्स को उस जमाने जैसे हम लोग अभी बोलते हैं ना, टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं, इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। उस समय टैक्स को पता है क्या बोला जाता भाई मेरे भाई, चुंगी। दादा दादी से पूछेगा वो बता देंगे भाई आपको, क्या सर, चुंगी बोलते थे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का और है। आप लोग यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे भाई, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लास का टाइमिंग हो रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, है ना भाई। आप लोग यहाँ से एक दो सेंटेंस होगा, आप लोग देख लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगी। और फाइनली दोस्तों एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है। कुषाण वंश के बारे में मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, उसको आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। कितना समझ में आया कितना नहीं, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं।